नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक जानी मानी शख्सियत अश्वनी कुमार जी से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। अश्वनी कुमार जी एक प्रसिद्ध कलाकार और कला प्रदर्शनी आयोजक हैं, जो पृथ्वीराज नाम से कला को वैश्विक मंच देने और सभी सीमाओं से परे देखे जाते हैं। अश्वनी कुमार जी एक कलाकार हैं जो खुद भी कलाकृतियां बनाते हैं और कला प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। उन्होंने 18 साल पहले कानूनी रूप से अपने नाम के आगे पृथ्वीवासी जोड़ा, यह दर्शाने के लिए वह किसी जाति, धर्म या देश से बंधे हुए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के नागरिक हैं। उनका मानना है कि कला को विश्व स्तर पर देखा जाना चाहिए और पृथ्वीवासी नाम उन्हें तटस्थ रहने और सभी के लिए काम करने में मदद करता है। वह अनदेखी की खोज, एक्सप्लोरिंग द अनसीन जैसी थीम पर आधारित प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं, जो दर्शकों को एक नए अनुभव से जोड़ती है। जयपुर के मान अमौर गैलरी में उनकी प्रदर्शनी काफी चर्चित रही। इसके अलावा भी देश विदेश प्रख्यात उनकी हर जगह प्रदर्शनी लगती हैं और सराही जाती हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं अश्वनी कुमार जी से। नमस्कार। नमस्कार आप सभी दर्शकों का सर, स्वागत। इस आयोजन को करते हुए काफी टाइम आपको हो चुका है, तो सर कब से शुरुआत की थी आपने इसकी? देखिए, जो कोलाज इंटरनेशनल आर्ट कार्निवल है वो चल तो रहा था लंबे समय से, लेकिन उसके दायरे धीरे धीरे बढ़ते गए जी। और जो इस वक्त अब देख रहे हैं आप, इस वक्त इसमें 45 कंट्रीज के आर्टिस्ट शामिल हैं और बहुत सारी संस्थाएं, कॉलेज ऑफ आर्ट, जामिया मिलिया, शिल्पा भारती, शारदा उकिल, गढ़ी आर्ट स्टूडियो, त्रिवेणी, कलाधाम, शंकर्स, बाल भवन, ये वो सारी संस्थाएं जो जिनको मैं बचपन से देखता है, वो संस्थाएं भी यहाँ शामिल हैं। प्राइवेट आर्ट गैलरीज हैं, क्यूरेटर्स हैं यहाँ पर, और 1 साल से लेके 100 साल तक के आर्टिस्ट जो हैं उनका आर्ट वर्क भी है, वो भी देख रहे हैं। और जो पारंपरिक कला है हमारी, जो केव एज में होती थी, वहां से लेके एआई के जमाने तक की जो कलाएं हैं, उन सब को भी यहाँ पर लाइन अप किया गया है। तो बस ये विजन जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में अगर सब लोग साथ आते हैं तो इसको और बड़े लेवल पे लेके जाने की कोशिश। बिल्कुल सर। सर, जैसे कोई भी अच्छा काम जब करते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कहते हैं हर्डल्स भी आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको, जब आपने शुरुआत की होगी, कि बहुत ही सराहनीय और अच्छा काम है, इतने लोगों को साथ जोड़ना, इतने आर्टिस्ट को जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों को या फिर कह सकते हैं हर्डल्स को सामने आई होंगी। हर्डल्स तो तभी से शुरू हो गई थी जब मैं 8वीं क्लास में पतंगे बेचने लगा था। मैं पतंगे बेचने के लिए घर के बाहर बैठा और बड़ी तेजी से एक हवा का झोंका है, मेरी सारी पतंगे उड़ के चली गई। 2 रुपए की पतंगे थी वो। और तो फिर उसके बाद से जो है आगे का सफर शुरू हुआ। एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी का छोटू बना, ठंड में टेंट में लिपट के सोए, 12वीं में लोगों की वाइट वॉश की, पुलिस ने पकड़ा, डंडे मारे, कलर छीन लिए। और फिर उसके बाद फाइनली जब पेंटर बने तो फिर 96 में फिर पढ़ाना शुरू किया। गरीबी का सामना किया क्योंकि फादर को ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो उस वक्त इंटरनेट नहीं था, एडवर्टाइजमेंट करने के तरीके नहीं थे, पैसे नहीं थे हमारे पास। तो हम लोग सड़कों पर एग्जीबिशन लगाते थे। मैं लिटरली मैंने रिक्शा खरीदी, रिक्शा पे सामान रखकर जो वीकली मार्केट होती है, मंगल बाजार, शुक्र बाजार, वहाँ अपने स्टूडेंट्स का आर्ट वर्क रखता था मैं और वहाँ दिखाता था और वहाँ फिर पैम्फलेट बांटते थे। और लाइट नहीं होती तो गैस लैंप में हम पढ़ाते थे। तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी है। तो डेफिनेटली आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन मेरा एक मंत्र है जो सारे यंगस्टर्स के लिए, सारी दुनिया के लिए, और वो ये है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो आप कर लेंगे। बस बाकी परेशानियों के बारे में ना सोचें, बस अब ये सोचें सबसे बड़ी परेशानी है आपका अस्वस्थ हो जाना, क्योंकि सारी चीजें स्मूथ नहीं हो रही हो। और अगर हम लोग आईसीयू में लेटे हैं और एक तरफ से ब्लड चढ़ रहा है और दूसरी तरफ से ग्लूकोज चढ़ रहा है, ऐसी अवस्था में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, भले ही परिस्थितियां हमारे फेवर में हो। इसलिए दुनिया में कोई आपका साथ देता है नहीं देता, कोई बात नहीं, आप स्वस्थ हैं, ये सबसे बड़ा साथी आपके साथ है। हाथ दिए लोग तो जिनके हाथ नहीं है वो एवरेस्ट चढ़ गए, हम लोगों को तो हाथ पैर है। तो जितनी भी परेशानियां आती हैं, चाहो तो उसको लेंस लगा लगा के बड़ा करके दिखा दो और चाहो तो उसे इग्नोर करके छोटा कर लो। ये आप ही के मन का कंट्रोल है उसके ऊपर। बस चलते जाइए
और डेफिनेटली मंजिल मिल जाएगी आप लोगों को। तो सर, जैसे आपने काफ़ी संघर्ष किए और आज आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां शायद लोग उस पहुंचने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए सोचना पड़ता है। तो सर, आज की युवा पीढ़ी जो कि कलाकार तो हैं और कुछ कलाकार बनने चाहते भी हैं, लेकिन उनके मन में उलझने बहुत है, उनके लिए सर आपका क्या संदेश है? मतलब उनके मन में उधेड़-बुन लगी रहती है कि मैं कलाकार बनने के बाद में मतलब मेरा आगे क्या फ्यूचर होगा या फिर मैं वो मुकाम हासिल आगे कर पाऊंगा, तो उनके लिए आपके ये 2 शब्द बहुत सराहनीय रहेंगे। देखिए, मैं अपने विद्यार्थियों को यही बोलता हूँ कि यदि आपके पास 3 चीजें हैं कि आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं और टैलेंटेड हैं, इनमें से एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीजें आपके पास हैं, दोबारा मैं बताता हूं, मेहनती, ईमानदारी और टैलेंट। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर हैं तो भगवान ने आपको चुना है सफल होने के लिए। इनमें से एक भी चीज कम की, रिक्शा वाला मेहनत भी करता है, ईमानदार भी होता है, टैलेंट नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार देखे होंगे जिनमें टैलेंट था, मेहनती थे, ईमानदार नहीं थे, जेल में बैठे। नेता भी ऐसे हैं। तो इन 3 चीजों में से कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये सोचना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर इतने सारे आर्ट कॉलेजेस, हजारों आर्ट कॉलेजेस हैं, क्या वहाँ लोग बेरोजगार होने के लिए वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं? नहीं ना। तो मार्केट में जब आप कोर्स करने लगेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने आप ही आपको मार्केट पता चलने लग जाएगी और जो उसका स्पेसिफिक बायर है या जॉब है, जो एक्सपोजर है, वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट अच्छा करना सीखिए, यानी कि जो चीज़ आप सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट में देने वाले हैं उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, बजाय कि उससे पहले ये सोचने के। और अगर आप किसी भी फील्ड से प्यार करते हैं तो आप लगे रहिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई दूसरा 5 लाख कमा रहा होगा, आप 4 लाख कमा रहे हो, 3 लाख कमा रहे हो, लेकिन खुश होना बहुत जरूरी है। दिन रात 9 to 5 जॉब कर करके, रात को नाइट ड्यूटी कर करके, और लोगों को बहुत सारा धन तो इकट्ठा कर लोगे, लेकिन आपकी कीमती जिंदगी के बेहतरीन पल निकल जाएंगे और आप बुढ़ापे में फिर आप देखोगे आपके पास 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हैं। उस बुढ़ापे से जवानी नहीं खरीदी जा सकती, उस बुढ़ापे से बचपन नहीं खरीदा जा सकता, उस पैसे से मतलब उस पैसे से वापस नहीं आप अपने उस जीवन में जा पाओगे। तो बैलेंस रखो, जितना कमाने की जरूरत है उतना कमाओ, डेफिनेटली फ्यूचर के लिए थोड़ा सेव करके रखो, लेकिन अपनों के साथ वक्त बिताओ, अपने साथ वक्त बिताओ, इस दुनिया को देखो, इस नेचर को देखिए और अपने पैशन के साथ वक्त बिताइए। तो मैं समझता हूँ कि आपका जीवन एक सही ट्रैक पे चलेगा। सर, आपके बारे में ये भी सुना है कि आप के यहाँ एकेडमी में या जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप कलाकार बनाने के साथ साथ आप उनको एक अच्छा इंसान भी बनाने की प्रेरणा देते हैं और आपके यहाँ से जो निकलता है वो एक क्वालिटी पर्सन बन के निकलता है। तो सर, इसके बारे में मैं ये दावा नहीं कर सकता क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक निजी गुण होता है और हम अक्सर उन लोगों को पढ़ाते हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं जी। आर्ट फॉर ऑल से, सबके लिए होनी चाहिए आर्ट, तो वो बात है। और दूसरी बात, टीचर के कंट्रोल में नहीं है कि वो सिखा पाए, ये 50-50% रहता है। विद्यार्थी अगर सीखने के मोड में है तो वो बिना टीचर के भी बहुत कुछ सीख सकता है, चलते हुए हवाओं से भी सीख सकता है, उड़ते हुए पक्षियों से सीख सकता है, क्योंकि वो सीखना चाहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विद्यार्थी होना, उसका खुद के लिए ये मान लेना कि मैं कुछ सीखने के लिए निकल पड़ा हूँ, हर छोटी बड़ी चीज से सीखूंगा। और अगर वो है आपके समक्ष तो फिर टीचर काम कर पाएगा, अदरवाइज टीचर इंजेक्ट नहीं कर सकता नॉलेज को। और सबसे बड़ी बात, जो इंटेंशन है, जो आपके अंदर की भावना है, उसको कोई इंजेक्ट नहीं करता, तो आपकी अपनी है जी। तो दोनों का सही कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो वो कहीं पे भी मिल सकता है। और कई लोग ऐसे जो बिना टीचर के भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि जब बोला जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो वहां पर टीचर का तो जिक्र ही नहीं है। और करत करत अभ्यास के जड़मती और सुजान, उसमें भी टीचर का जिक्र नहीं है। इट मीन्स आपका अभ्यास, आपकी इंटेंशन, आपकी ऑब्जर्वेशन, ये सबसे बड़ा टूल है। टीचर अगर समक्ष आ जाए तो सोने पे सुहागा है। सर, आगामी श्रृंखला के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आगामी श्रृंखला, पहले इस श्रृंखला से जो थकान होगी पहले तो उसे उतारा जाएगा जी जी, ठीक है। और जो फाइनेंशियल हमारे ऊपर थोड़े से बर्डन्स आएंगे उनको रिपे करने की कोशिश की जाएगी। और बाद में जरूर प्लान किया जाएगा कि कैसे इसको और सुंदर बनाया जा सकते हैं, उसमें वैल्यू लेके आए और संस्कार उसमें लेके आए, कैसे सुंदर संदेशों के साथ
ये कार्यक्रम आए, बजाय के, क्योंकि इसका कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, मुझे इससे पैसे नहीं कमाने, बिल्कुल बस बिल्कुल। मुझे तो सोसाइटी के लिए काम करना है। क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक मैं अपने लिए काम कर रहा होता हूँ, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहा होता हूँ, मैं एक जानवर होता हूँ, क्योंकि वो जानवर भी कर लेता है बिल्कुल ना। और जिस पल से मैं दूसरों के भले के लिए काम करना शुरू करता हूँ, उस पल से बस मैं इंसान होता हूँ, बाकी समय में इंसान नहीं होता। और दूसरों के भले के लिए बिताए गए समय और बिताया गया जो कर्म है, वो समय जो है मेरे को इंसान होने का एहसास कराता है। अदरवाइज तो सारे लोग सब कुछ कर ही रहे हैं ना, नेक्स्ट जनरेशन जानवर भी पैदा कर ही लेता है, रोटी कपड़ा और मकान का उसके पास भी जुगाड़ है। कई मायनों में तो इंसान से भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं जानवर। और लाखों साल में पृथ्वी का जानवर ने कुछ नहीं बिगाड़ा, पक्षियों ने कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर बिगाड़ा है तो वो इंसान ने बिगाड़ा है, इंसान के लालच ने बिगाड़ा है। तो मेरे को इंसान होने से तो कोई प्राउड फील नहीं होता। आप सब लोग जो बोलते हो कि सर्वश्रेष्ठ योनिया, मुझे नहीं लगता ये सर्वश्रेष्ठ योनिया। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये दृष्टिकोण जो है नवयुवकों को काम आएगा। काफी प्रेरित करेगा सर। आर्ट्स फॉर लाइफ मैगजीन के लिए समय देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू Thank you सो मच, so much, बहुत sir. बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, sir. Thank you.